हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही समझेंगे लॉज ऑफ मोशन को। तो पिछले चैप्टर में हमने मोशन के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में हमें समझना है मोशन के लॉज के बारे में। आज हम इस चैप्टर को काफ़ी शॉर्ट टाइम में एनिमेशन के अंदर न्यूमेरिकल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स के बारे में। तो इट इज़ द एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास विच कॉज चेंज इन इट्स वेलोसिटी और स्टेट। मतलब कि फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट होता है पुश और पुल के फॉर्म में, यानी कि ढकेलने या खींचने के फॉर्म में मास के साथ, जिससे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी और स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि ये है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अगर हम इसको पुश या पुल करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है वो मोशन में आ जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। और ये जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। और जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों हो सकती हैं। और ये जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ उसका शेप, साइज और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो सकती है। मतलब वो रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट की तरफ जा सकता है, या उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मतलब कि उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, या फिर फोर्स के लगने से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, साइज और शेप भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि कोई हॉकी बॉल है और उसे हम हॉकी स्टिक से हिट करते हैं, मतलब उस पर फोर्स लगाते हैं। तो उस पुश से या फोर्स से जो हमने हॉकी स्टिक को दिया बॉल पर, उसकी वजह से बॉल की स्पीड, डायरेक्शन और स्टेट सब चेंज हो गई। तो ये तो था स्पीड, डायरेक्शन और स्टेट की चेंज के लिए एग्जाम्पल। और अगर हम बात करें ऐसे एग्जाम्पल की जिसमें ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो रहा हो, तो वो हो जाएगा जब हम बैलून पर अपने हाथों से फोर्स लगाते हैं तो वो फट जाता है, जिससे उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो अब हम देखते हैं फोर्स के फॉर्मूले को। तो अभी हमने पढ़ा है कि फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल मास के साथ, जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि F इक्वल्स टू ma। और बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो वो हो जाएगी, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस यूनिट को न्यूटन भी कहा जाता है, क्योंकि फोर्स को सर आइजैक न्यूटन ने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसलिए उनके रिस्पेक्ट में फोर्स की एसआई यूनिट को न्यूटन रखा गया है, जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस को। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर हमें दो फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, जो कि है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले हम समझते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस को। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो या उससे ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो है, तो उस फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स कहा जाएगा। ये जो बैलेंस्ड फोर्स होते हैं, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती। बैलेंस्ड फोर्स के अंदर जो फोर्स लग रहे होते हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। मतलब बैलेंस्ड फोर्स का ओवरऑल टोटल जो है वो जीरो होता है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर दोनों तरफ से 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो फोर्स में वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर एडिशन के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप यहाँ बस इतना याद रखें कि अपोजिट फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं तो हम हायर फोर्स में से लोअर फोर्स को माइनस कर देंगे। यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स या ओवरऑल फोर्स जीरो होता है। इसके बाद हमें समझना है अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो अगर किसी फोर्स में अप्लाइड फोर्स का रिजल्टेंट जीरो से ज़्यादा है तो उस फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड, पोजीशन, डायरेक्शन, शेप, साइज सब चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उसके इस तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इस साइड से फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट पर ओवरऑल फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की साइड मूव करेगा, क्योंकि इधर की साइड से इस पर 5 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है।
नेक्स्ट हमें समझना है इस चैप्टर के मेन पार्ट को, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में मोशन के तीनों लॉज को दिया था। तो ये न्यूटन के तीनों लॉज फिजिक्स के सबसे बड़े पार्ट को कवर करती हैं। तो चलिए समझते हैं इन लॉज को। तो सबसे पहले हमें समझना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो ये लॉ कहता है एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इन यूनिफॉर्म स्पीड until it is compelled by any external force to change its state। तो ये लॉ कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड में, तो वो ऑब्जेक्ट जब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बुक है, वो आराम से रेस्ट की स्टेट में रखी हुई है, तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। वहीं पर मान लो कि कोई कार है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वो कार जब तक नहीं रुकेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। मतलब वो अपनी स्टेट जब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो जब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए उसको स्टॉप करने के लिए। इसके बाद हमें समझना है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म को, जो कि है इनर्सिया। तो इट इज़ द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स अपोजिस और रजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है उसी में रहना चाहता है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की स्टेट। मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियली जिस स्टेट में होता है वो उसी में रहना चाहता है, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी ही स्टेट में रहना चाहता है वो होती है इनर्सिया। फॉर एग्जाम्पल कोई बस है और वो रेस्ट में रखी हुई है, अगर हम उसे अपने हाथों से पुश करें या उस पर अपने हाथों से फोर्स लगाएं तो वो मूव नहीं होगी। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बस का जो इनर्सिया होता है वो अपोज कर रहा होता है उसकी स्टेट को रेस्ट से मोशन में जाने के लिए। वो बस तभी मूव करेगी जब हम एक्सटर्नल फोर्स इनर्सिया से ज़्यादा लगाएं। ये जो इनर्सिया होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑब्जेक्ट के मास की। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्सिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसे आप सिंपली ऐसे समझिए कि मान लो कि दो स्टोन हैं, एक है 5 केजीज का और एक है 500 केजीज का। तो हम किस स्टोन की स्टेट को आसानी से चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि हम 5 केजी के स्टोन की स्टेट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के मास के बढ़ने से उसका इनर्सिया बढ़ता है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है इसे लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही बात कह रहे होते हैं, जो कि है अपोजिशन ऑफ देयर चेंजेस इन स्टेट। इनर्सिया के या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स को हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप कभी ना कभी बस में बैठे होंगे, तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है और चलना शुरू करती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बस चलने तक हमारी बॉडी रेस्ट में थी, जो कि अपोज करती है मोशन का। और ऐसे ही जब बस चल रही होती है और अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाकर बस को रोक दे तो हमारी बॉडी आगे की तरफ गिरने लगती है या मूव करती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारी बॉडी मोशन में होती है तो वो रेस्ट में जाने का अपोजिशन या इनर्सिया शो कर रही होती है। इसके बाद हमें समझना एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म को, जो कि है मोमेंटम। तो ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है जो कि मोशन को डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट के मास के साथ, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का। और इसे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की पावर यानी कि पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। इसे P से डिनोट किया जाता है। तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि P इक्वल्स टू m इंटू v। हम यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मोमेंटम की यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये जो मोमेंटम होता है वो इंक्रीज होता है ऑब्जेक्ट के मास के इंक्रीज होने से या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इंक्रीज होने से।
और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है और उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी काफ़ी हाई हो सकता है। जैसे कि बुलेट, उसकी वेलोसिटी काफ़ी हाई होती है जिससे कि उसका मोमेंटम भी काफ़ी हाई होता है। तो अगर आपसे किसी न्यूमेरिकल में मोमेंटम निकालने को कहा जाए तो आप सिंपली p इक्वल्स टू एम इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाकर मोमेंटम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है 25 किलोग्राम और वो 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें उसका मोमेंटम फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमें दिया हुआ है 25 किलोग्राम और वेलोसिटी हमें दी हुई है 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमारा मोमेंटम आ जाएगा 625 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमें समझना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। तो ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। इसे हम मैथमेटिकली देखते हैं जिससे ये आपकी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू P। P यहाँ पर मोमेंटम है। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू M इंटू वी। तो इस लॉ में अभी हमने देखा है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इस मोमेंटम में मास है m और हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होता है। तो मोमेंटम के अंदर मास चेंज नहीं होता लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी को मान लेते हैं v। तो यहाँ से हमारा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये t टाइम कहाँ से आ गया। तो टाइम इसीलिए आया है क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि है F प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी। तो अब आप थोड़ा सा पिछले चैप्टर का याद कीजिए। हमने पिछले चैप्टर में मोशन की पहली इक्वेशन में पढ़ा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से a इक्वल्स टू आता है v माइनस यू अपॉन टी। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम ही इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी की जगह पर a लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगी F प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तब कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जरूर आता है। जैसे यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है k। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F इक्वल्स टू k इंटू एम ए। तो ये k है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1। तो आपको ये याद रखना है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 इसीलिए होती है क्योंकि ये इक्वेशन F इक्वल्स टू एम ए ये शो कर रही है कि 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से चलाने के लिए कितना फोर्स लगता है। इसलिए इस केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आप देखिए, आपके सामने इस डायग्राम में दो बंदे हैं। एक 10 किलोग्राम के बैग को पुल कर रहा है और दूसरा बंदा 25 किलोग्राम के बैग को खींच रहा है। तो अब आप बताइए कि कौन से ह्यूमन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि दूसरे बंदे को बैग पुल करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो ये बात तो साफ है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा तो उसको मूव करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि मास जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमें फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास सेम है जो कि है 10 किलोग्राम, जिसमें से एक पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और दूसरे पर फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। तो अब आप बताइए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा। तो आप देखिए कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है लेकिन पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स कम लग रहा है। इसीलिए जो पहला ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जल्दी पहुंच जाएगा दूसरे वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब फोर्स ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होता है और टाइम भी कम लगता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब कि जब फोर्स ज़्यादा होगा
तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और टाइम कम होगा। इसके बाद हमें देखना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमारी डेली लाइफ में। तो मोशन के सेकेंड लॉ को हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी जगहों पर देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी क्रिकेट तो खेला होगा, अगर नहीं खेला होगा तो देखा तो होगा ही। तो क्रिकेट में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी कोई फील्डर कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथों को पीछे लेकर जाता है बॉल को पकड़ने के साथ। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो प्लेयर्स ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि बॉल में मास होता है और वो प्लेयर्स की तरफ काफ़ी अच्छी वेलोसिटी से आ रही होती है। तो मास और वेलोसिटी की वजह से बॉल का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बॉल जब फील्डर के हाथ में आती है तो प्लेयर जब अपने हाथों को पीछे ले जाता है तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे कि मोमेंटम भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेयर्स इंजर्ड होने से बच जाते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है जिससे ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप सब इससे रिलेट भी कर पाएंगे। कुछ भी गलत करने पर स्कूल्स में पनिशमेंट दी जाती थी, वो भी कोई नॉर्मल पनिशमेंट नहीं, डंडों से पिटाई की जाती थी। तो जब हम में वो डंडे पड़ते थे तो हम जो है वो अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाते थे ताकि दर्द कम हो और चोट कम लगे। तो तब तो हमको फिजिक्स आती नहीं थी, लेकिन अब हमें पता चला कि हम ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि जब हम अपने हाथ को पीछे ले जाते थे तो जो डंडे की वेलोसिटी है वो कम हो जाती थी और टाइम बढ़ जाता था। और हमने अभी पढ़ा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो फोर्स और मोमेंटम कम हो जाता है। इसलिए ये आपके लिए टिप है कि जब भी आप में स्कूल में डंडे पड़ें तो आप अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाएं। इसके बाद हमें देखना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को। तो ये है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल नंबर 9.3। इसमें एक मोटर कार है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब इस कार की ब्रेक लगती है, पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर, जिसे जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमें दिया है कि ब्रेक अप्लाई होने पर कार रुक जाती है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और टाइम हमें दिया गया है 4 सेकंड और कार का मास दिया हुआ है पैसेंजर्स के साथ 1000 kg। तो हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमें दिया है लेकिन एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है और टाइम भी हमारे पास यहाँ पर है। और हम जानते हैं कि ए इक्वल्स टू होता है वी माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू 1000 ब्रैकेट में 0 माइनस 30 अपॉन 4। तो यहाँ से हमारा फोर्स आ जाएगा माइनस 7500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या माइनस 7500 न्यूटन। और ये जो नेगेटिव साइन है वो हमें दिखा रहा है कि ब्रेक के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो अपोजिट है कार की मोशन के डायरेक्शन के। इसके बाद हमें समझना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, मतलब कि मोशन के थर्ड लॉ को। तो इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी देन द सेकंड बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मोशन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो वो बॉडी जिस पर फोर्स लग रहा है वो भी इक्वल फोर्स लगाती है उस बॉडी पर जो कि उस पर फोर्स लगा रही है, और ये जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक और स्टेटमेंट होती है जिसे कि मेन स्टेटमेंट कहा जाता है, जो कि है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि कोई भी एक्शन होता है तो उसकी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो पहली बॉडी जो फोर्स लगाती है उसे एक्शन कहा जाता है और सेकंड बॉडी जो फोर्स लगाती है उसे रिएक्शन कहा जाता है। तो चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो इसका कॉमन एग्जांपल है वॉकिंग। तो हम जो पैदल चलते हैं वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही होता है, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो हम ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ इस तरह से, जो कि हमारा एक्शन होता है, और उसके रिस्पॉन्स में ग्राउंड जो है वो हमारे ऊपर फोर्स लगाता है आगे की तरफ, और जिससे हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है स्विमिंग। तो जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जो कि हमारा एक्शन होता है। उसके बाद जो वाटर होता है वो हमें आगे की तरफ पुश करता है, जो कि वाटर का रिएक्शन होता है। और इस तरह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से स्विमिंग पॉसिबल हो पाती है। इसका एक और एग्जाम्पल है रिकॉइल ऑफ गन। तो आप लोगों ने कभी बंदूक चलती हुई देखी है? अगर किसी ने रियल में बंदूक चलती हुई देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि जब गन से बुलेट फायर होती है तो गन जो है वो पीछे की तरफ झटका मारती है। तो अब आप कहेंगे कि गोली तो आगे की तरफ काफ़ी स्पीड से जाती है और गन तो काफ़ी हल्का सा झटका मारती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बुलेट के साइज़ में और गन के साइज़ में काफ़ी अंतर होता है। गन बुलेट के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए वो धीरे से मूव होती है, लेकिन फोर्स एक्शन और रिएक्शन में इक्वल ही होता है। लेकिन ये जो फोर्स है वो इक्वल होता है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि एक्शन का फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन जो है वो नेगेटिव होगी। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्शन इक्वल्स टू नेगेटिव एफ रिएक्शन। इसके बाद हमें समझना है इस चैप्टर के आखिरी कंसेप्ट को, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये कहता है कि व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्ट अपॉन वन अनदर
देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक्ट करते हैं यानी कि कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो। फॉर एग्जांपल आप मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी नाम के, ये यहाँ पर मूव कर रहे हैं और जो ए ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है बी ऑब्जेक्ट से। और मान लो कि किसी पॉइंट पर आकर ये ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर गए यानी कि टकरा गए और बाद में ये ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए। तो आप मान लो कि पहले ऑब्जेक्ट का मास है m1 कोलाइड होने से पहले, और पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u1, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2 और उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी है u2, और दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा के अलग हो जाते हैं। तो मास तो हमेशा सेम रहता है। तो पहले ऑब्जेक्ट का मास होगा m1 और टकराने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1। ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट का मास होगा m2 और उसकी टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो हमें दिया है कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम टकराने से पहले, जो कि हो जाएगा m1 u1। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आ जाएगा m2 u2, और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो टोटल मोमेंटम तभी कांस्टेंट हो सकता है जब इनिशियल मोमेंटम यानी कि टकराने से पहले का मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम यानी कि टकराने के बाद का मोमेंटम इक्वल हो यानी कि बराबर हो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने के पहले का मोमेंटम और उनके टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा सेम होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।